अस्सलाम वालेकुम क्लास टेंथ। उम्मीद है आप सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आज का लेसन हम देखते हैं डेटेड 22 जून 2020 मंडे, क्लास टेंथ बायोलॉजी, चैप्टर 11 होम्योस्टेसिस। और आज की इस वीडियो में हम इस चैप्टर की समरी देखने जा रहे हैं क्योंकि ये चैप्टर हमारा जूम पर कंप्लीट हो चुका है। इस चैप्टर में सबसे पहले फर्स्ट पेज पे आपको होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन मिलेगी। होम्योस्टेसिस क्या है? होम्योस्टेसिस पर अगर क्वेश्चन आपको दिया जाए, आपको इसकी 3 चीज़ें पता होनी चाहिए। एक डेफिनेशन, उसकी एक्सप्लेनेशन और एग्जाम्पल। पेज नंबर 18 पे बिल्कुल स्टार्ट में आपको इसकी डेफिनेशन मिल जाएगी। होम्योस्टेसिस क्या है? होम्यो 2 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। होम्यो मीन्स सेम, स्टेसिस स्टेट से निकला है हालत। होम्योस्टेसिस सेम हालत को, एक जैसी हालत को मेंटेन रखना। अब ये सेम हालत क्या है? एक लिविंग बॉडी के लिए स्पेसिफिक कंडीशंस चाहिए होती हैं, ख़ास इंटरनल कंडीशंस चाहिए होती हैं उसकी सर्वाइवल के लिए। आल दो उसके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कंडीशंस बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली चेंज हो रही होती है। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर बहुत ज़्यादा और ड्रास्टिकली चेंज होता रहता है डिफरेंट एरियाज़ में और डिफरेंट सीजन्स में। अब सपोज अगर बाहर का टेम्परेचर, एनवायरनमेंट का टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड है और आपकी बॉडी का भी उतना ही टेम्परेचर हो जाए जितना कि एनवायरनमेंट का टेम्परेचर है, फॉर एग्जांपल गर्मियों के मौसम में, तो क्या होगा? लिविंग बॉडी, लिविंग सिस्टम सर्वाइव नहीं कर सकता, लिविंग बॉडी की डेथ हो जाएगी। इसके लिए बॉडी में कुछ मैकेनिज्म्स अल्लाह ताला ने रखे हैं जो कि इन ड्रास्टिक एक्सटर्नल कंडीशंस में भी इंटरनल कंडीशंस को ऑलमोस्ट इक्विलिब्रियम या ऑलमोस्ट कांस्टेंट रखते हैं। एग्जाम्पल्स की आप हेडिंग देंगे और एग्जाम्पल लिखेंगे आप। फॉर एग्जाम्पल हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो हर टाइम 37 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहता है। अगर जो हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड भी हो, हमारे सराउंडिंग एयर में हमारे मौसम का टेम्परेचर बेशक 40 डिग्री सेंटीग्रेड भी हो, तब भी हमारी बॉडी का टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा। इसी तरह से ब्लड में ग्लूकोज का जो लेवल है वो 1 ग्राम पर लीटर ही रहेगा। चाहे आप जितना मर्जी खाना ज़्यादा खा लें, शुगर्स ज़्यादा खा लें। क्यों है ऐसा? क्योंकि ब्लड में अगर 1 ग्राम पर लीटर से शुगर की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, फिर लिविंग सिस्टम अगेन सर्वाइव नहीं कर सकता, सेम वैसे ही जिससे ड्रास्टिक टेम्परेचर में सर्वाइव नहीं कर सकता। बॉडी के अंदर कुछ ऐसे मैकेनिज्म्स हैं जो बेशक आप ज़्यादा ग्लूकोज, ज़्यादा खाना खा लें, ज़्यादा शुगर्स खा लें, फिर भी बॉडी का जो होम्योस्टेसिस सिस्टम है वो उसको एक नॉर्मल रेंज में लेकर आएगा। ये जो मेंटेनेंस है इंटरनल बॉडी कंडीशंस को इक्विलिब्रियम पर रखना, ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमारी बॉडीज़ को एक स्पेसिफिक कंडीशंस चाहिए होती है सर्वाइव करने के लिए। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में जितने भी एंजाइम्स हैं जो हमारी लाइफ का सबब है वो इन्हीं इक्विलिब्रियम कंडीशंस में काम कर सकते हैं। सपोज अगर टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है तो वो एंजाइम्स डीएक्टिवेट हो जाएंगे। वो एंजाइम जाके लाइफ को चला रहे हैं, लाइफ रिएक्शंस को चला रहे हैं, वो डीनेचर हो जाएंगे और डेथ हो जाएगी। इसके बाद ये हमने कर लिया होम्योस्टेसिस।
होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन और एग्जांपल्स मस्ट आनी चाहिए आपको। फिर आ जाते हैं प्रोसेसेस ऑफ होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस के कुछ प्रोसेसेस हैं जैसे कि ऑस्मोरेगुलेशन, थर्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। ये बहुत कॉमनली पाए जाते हैं और ये प्लांट्स में ऑलमोस्ट तमाम एनिमल्स में आपको लाजमी मिलेंगे। इवन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी आपको ये मैकेनिज्म्स, ये प्रोसेसेस मिलेंगे। सबसे पहले जो फर्स्ट प्रोसेस है ऑस्मोरेगुलेशन, इसमें क्या होता है कि बॉडीज़ के अंदर या लिविंग बॉडी के अंदर, लिविंग सिस्टम के अंदर वाटर एंड सॉल्ट्स, दो चीज़ों की कंसंट्रेशन को मेंटेन किया जाता है। ऑस्मोसिस में या ऑस्मोरेगुलेशन में आपको याद रखना है कि वाटर एंड सॉल्ट्स। अब ये तो प्रोसेस हो गया, इससे मैकेनिज्म्स क्या क्या हैं वो आगे हम देखेंगे कि प्लांट्स में डिफरेंट मैकेनिज्म्स हैं ऑस्मोरेगुलेशन के, और एनिमल्स में या ह्यूमंस में डिफरेंट मैकेनिज्म है इसी प्रोसेस यानी कि ऑस्मोरेगुलेशन के लिए। मैकेनिज्म्स प्लांट्स टू एनिमल्स या एनिमल्स टू एनिमल्स या प्लांट्स टू प्लांट्स वेरी करेंगे डिपेंडिंग अपॉन देयर एनवायरमेंटल कंडीशंस, लेकिन प्रोसेसेस ऑलमोस्ट मेजॉरिटी यही तीन आपको मिलेंगे। फिर है नेक्स्ट वन दैट इज थर्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन ऑस्मोसिस से था और ऑस्मोसिस में वाटर एंड सॉल्ट्स दोनों इन्वॉल्व होते हैं। सो ऑस्मोरेगुलेशन में रेगुलेशन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स इन द लिविंग बॉडीज। थर्मोरेगुलेशन जैसे कि इसके नाम से ही जाहिर है, थर्मो मीन्स टेम्परेचर, रेगुलेशन मीन्स रेगुलेट करना। सो थर्मोरेगुलेशन मीन्स लिविंग बॉडीज के अंदर टेम्परेचर को रेगुलेट करना। अब इसके लिए भी आपको एनिमल्स टू एनिमल्स वेरिएशंस मिलेंगी मैकेनिज्म के लिए। प्रोसेस तो यही है लेकिन मैकेनिज्म्स में डिफरेंस आ सकता है। और ये थर्मोरेगुलेशन किस लिए ज़रूरी है? अगेन हमारी बॉडीज़ में एंजाइम्स होते हैं जो हमारी लाइफ के जो रिएक्शंस हैं, हमारी बायोकेमिकल रिएक्शंस, उनको रेगुलेट कर रहे होते हैं। अगर टेम्परेचर नॉर्मल से हट जाए, ऑप्टिमम टेम्परेचर से अगर टेम्परेचर ऊपर नीचे हो जाए तो ये एंजाइम्स डीनेचर हो जाते हैं या अपना काम नहीं कर सकते। सो दिस वाज थर्मोरेगुलेशन। इसके बाद थर्ड प्रोसेस है होम्योस्टेसिस का, दैट इज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या है? बॉडी में से मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर निकालना ताकि जो इंटरनल कंडीशंस हैं वो एक इक्विलिब्रियम लेवल पर रह सकें। फॉर एग्जांपल एनिमल्स की बॉडी में यूरिया एक वेस्ट मटेरियल है जो मेटाबॉलिक वेस्ट है और ये बॉडी के लिए टॉक्सिक है। सो इसको फ़ौरन से रिमूव करना पड़ता है और उसमें एनिमल्स के केस में किडनीज इन्वॉल्व होती हैं। प्लांट्स में एक्सक्रीशन सिस्टम या मैकेनिज्म डिफरेंट होगा और एनिमल्स में आपको डिफरेंट मिलेगा, लेकिन प्रोसेस यही एक्सक्रीशन होगा। फिर मेटाबॉलिक वेस्ट क्या होते हैं? मेटाबॉलिक वेस्ट वो वेस्ट मटेरियल हैं जो कि बॉडी के मेटाबॉलिज्म के दौरान प्रोड्यूस होते हैं और ये वो वेस्ट मटेरियल्स हैं जो कि बॉडी को हार्म भी कर सकते हैं, नुकसान दे सकते हैं। सो ये हो गया बेसिक होम्योस्टेसिस क्या है और व्हाट आर द प्रोसेसेस ऑफ होम्योस्टेसिस। उसके बाद आ जाता है होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स। होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स के केस में तीन मेजर चीज़ें हैं। एक रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर एंड रिमूवल ऑफ अदर मेटाबॉलिक वेस्ट। ये लास्ट वाला एक्सक्रीशन में आ जाता है, ये वाटर होम्योस्टेसिस में आ जाता है और ये गैसेस की होम्योस्टेसिस में आ जाता है। सबसे पहले रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, ये आपको मिलेगा बुक पेज नंबर 18 हेडिंग नंबर 11.1.1।
होता क्या है, डे टाइम में तो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहे होते हैं। सो फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन गैस एज अ बाय प्रोडक्ट बनती है। सो प्लांट्स में रिस्पायरेशन के साथ साथ हो रही है। अब प्लांट्स के लीव्स के सेल के अंदर फोटोसिंथेसिस भी हो रही है, रिस्पायरेशन भी हो रही है। फोटोसिंथेसिस का बाय प्रोडक्ट क्या है, ऑक्सीजन, और उसमें यूटिलाइज क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, जबकि रिस्पायरेशन का जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो है कार्बन डाइऑक्साइड और उसमें यूटिलाइज क्या हो रहा है, ऑक्सीजन। सो फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है उसमें से कुछ ऑक्सीजन उसी ही लीव्स के सेल्स अपने रिस्पायरेशन में ले लेंगे और जो रिमेनिंग ऑक्सीजन गैस एक्स्ट्रा बच रहेगी उसको अब बाहर रिमूव करना है। कैसे रिमूव किया जाएगा, फोटोसिंथेसिस लीव्स में हो रही है और लीव्स में स्टोमेटा होते हैं। सो स्टोमेटा ये जो ओपनिंग्स हैं लीफ के लोअर सरफेस पे जो आपको नेकेड आई से भी नज़र आ जाते हैं, इनके थ्रू ये जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन गैस है इसको रिमूव कर दिया जाता है। और जो लीव्स में डे टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है वही कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में यूटिलाइज हो जाएगी। फिर उसके बाद रूट्स में भी रिस्पायरेशन हो रही है और तो रूट्स में फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती क्योंकि रूट्स आर नॉट एक्सपोज टू सनलाइट। सो रूट्स में जो रिस्पायरेशन हो रही है उसकी कार्बन डाइऑक्साइड कैसे रिमूव होगी, रूट सरफेस पर से रिमूव हो जाएगी या फिर रूट हेयर्स के थ्रू रिमूव हो जाएगी। इसीलिए दरख्त या पौधों के इर्द गिर्द की जो सॉइल है उसकी एरेशन ज़रूरी है और इसी मकसद के लिए क्यारियाँ बनाई जाती हैं। फिर नेक्स्ट है प्लांट्स में ही रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर। प्लांट्स अपना एक्स्ट्रा वाटर कैसे रिमूव करते हैं। डे टाइम में आपने देखा होगा कि जहाँ प्लांट्स होते हैं, जहाँ दरख्तों की कसरत होती है वहाँ आपको एक ठंडक सी महसूस होती है। क्यों, क्योंकि प्लांट्स में से इवेपोरेशन के ज़रिए पानी रिमूव हो रहा होता है मुसलसल और उसको क्या कहते हैं, ट्रांसपायरेशन। प्लांट्स ज़मीन से पानी एब्जॉर्ब करते हैं थ्रू देयर रूट्स, जड़ों के ज़रिए से, और वही फिर ऊपर की तरफ मूव करता है टुवर्ड द लीव्स और लीव्स में से फिर वो इवेपोरेशन के ज़रिए से रिमूव हो जाता है टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। सो नंबर 1, प्लांट्स में एक्स्ट्रा वाटर की रिमूवल कैसे होती है, थ्रू ट्रांसपायरेशन। इसके अलावा कुछ ग्रासेस ऐसे हैं जो कि एक्सेस ऑफ वाटर को फोर्स करती हैं, एक ख़ास पोर्स की तरफ सुराख होते हैं उनकी तरफ फोर्स करते हैं। ये वो सुराख कहाँ होते हैं, वो पोर्स कहाँ होते हैं, उन ग्रासेस के जो लीव्स हैं उनके टिप्स पे या फिर मार्जिन्स पे वो पोर्स होते हैं। सो जब ग्रासेस अपना एक्स्ट्रा वाटर फोर्स करती हैं उन पोर्स की तरफ तो क्या होता है, उनके लीव्स के टिप्स या मार्जिन्स में से पानी के कतरे निकलना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, अब ये जो प्रोसेस है इसको हम क्या कहते हैं, गटेशन। गटेशन और ड्यू यानी कि ओस में फ़र्क होता है। गटेशन प्लांट के अंदर से पानी को पोर्स के थ्रू रिमूव किया जा रहा है, जबकि ड्यू में क्या होता है कि जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में मॉइस्चर मौजूद होता है वो कंडेंस हो जाता है लीव्स की सरफेस के ऊपर, उसको हम ओस कहते हैं या उर्दू में और इंग्लिश में उसको ड्यू कहते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट है कि प्लांट्स में मेटाबॉलिक वेस्ट का रिमूवल किस तरह से होगा। प्लांट्स अपनी बॉडी का अपना जो मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल है वो डिफरेंट तरह से रिमूव करते हैं। फॉर एग्जांपल टोमेटो का प्लांट अगर ले लें तो टोमेटो के प्लांट में कैल्शियम ऑक्जेलेट की क्रिस्टल्स होती हैं जो कि इसका मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल है और ये इसको कैसे रिमूव करता है, टोमेटो का प्लांट इसी कैल्शियम ऑक्जेलेट को डिपॉजिट कर देता है लीव्स में और बहुत से प्लांट्स अपने स्टेम्स में इसको डिपॉजिट कर लेते हैं, तने के अंदर इसको डिपॉजिट कर लेते हैं। टोमेटो के एग्जाम्पल के बाद जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है पेज नंबर 20 पे, आपने देखा होगा कि दरख्त हर साल, कुछ दरख्त हर साल अपने पत्ते झड़ते हैं
लीव्स की शेडिंग होती है। अब उन प्लांट्स के, उन ट्रीज के केसेस में क्या होता है कि उनका जो मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल है वो डिपॉजिट हो जाता है उन लीव्स के अंदर। जब लीव्स गिरते हैं तो वेस्ट मटेरियल उनका रिमूव हो जाता है। फिर कुछ और प्लांट्स हैं जो कि एक दूसरी फॉर्म में अपना वेस्ट मटेरियल रिमूव करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने रबर का दरख्त देखा होगा, उसमें से लेटेक्स को कैसे रिमूव किया जाता है। पेज नंबर 20 फिगर 11.3 में आपको पिक्चर्स के जरिए से बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया गया है कि लेटेक्स प्लांट्स में किस जगह स्टोर होता है, इनके स्टेम में, और फिर स्टेम काट के उसको निकाला जाता है, फिर उससे रबर बनाया जाता है। रबर इंडस्ट्री फिर उसको यूटिलाइज करती है। सो ये जो लेटेक्स है ये उस रबर प्लांट का मेटाबॉलिक वेस्ट है जो हमारे काम आता है। फिर इसी तरह से कीकर का दरख्त है, वो गम्स प्रोड्यूस करते हैं, आपको अगेन पिक्चर में दिखाया गया है। फिर कुछ कार्निवरस प्लांट्स होते हैं और लेडी फिंगर जो भिंडी है उसके अंदर आपको मस्तिलेज नज़र आएगा जो कि लेसदार सा लिक्विड होता है, वो भी उन प्लांट्स का मेटाबॉलिक वेस्ट है, लेकिन हमारे लिए वो न्यूट्रिशन है, हमारे लिए वो फ़ायदेमंद है। सो ये कुछ प्लांट्स इस तरह से अपना मेटाबॉलिक वेस्ट रिमूव करते हैं। So this was the part 1 of the section 1 of the chapter homeostasis. नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है दैट इज ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट्स इन प्लांट्स। आपको ये टॉपिक पेज नंबर 20 में मिलेगा। हेडिंग इज 11.1.4। ऑस्मोसिस का हमने पढ़ा था कि मूवमेंट ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। सो सॉल्ट्स एंड वाटर की कंसंट्रेशन को एडजस्ट करने के मैकेनिज्म को देखते हुए कि किस प्लांट में कैसा मैकेनिज्म है, उसकी बेस पे प्लांट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। वो कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? हाइड्रोफाइट्स, ज़ीरोफाइट्स एंड हैलोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स जैसे कि इसके नाम से ही जाहिर है, हाइड्रो मीन्स वाटर। सो हाइड्रोफाइट्स ये वो प्लांट्स हैं जो कि फ्रेश वाटर में रहते हैं। अब ये प्लांट्स पार्शली सबमर्ज्ड भी हो सकते हैं, यानी थोड़े से डूबे हो प्लांट के पानी के अंदर, या फिर पूरी तरह से भी पानी के अंदर डूबे आपको मिल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कमल का पौधा आपने देखा होगा, वाटर लिली, जो कि पानी के अंदर आपको मिलेगा। सो इस तरह के जो प्लांट्स हैं हम हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। अब ये जो प्लांट्स हैं इनको पानी की कमी तो होती नहीं, जैसे कि टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होती है, इनके पास प्लेंटी ऑफ वाटर मौजूद होता है। सो इनके मैकेनिज्म्स क्या हैं? इनके मैकेनिज्म्स में पानी के लॉस को प्रिवेंट करना या पानी के लॉस को बचाना नहीं होगा, बल्कि इनके मैकेनिज्म्स में ज़्यादा से ज़्यादा ये अडेप्टेशन होगी कि वो एक्सेस ऑफ वाटर को किस तरह से रिमूव करें अपनी बॉडी में से। क्योंकि आपने देखा है कि हमेशा वाटर मूव करता है टुवर्ड्स द हाईली कंसनट्रेटेड सोल्यूशन। अब जो एक्सटर्नल वाटर होगा दैट इज ऑलमोस्ट फ्रेश वाटर, उसमें सॉल्ट की कंसनट्रेशन कम है, जबकि जो प्लांट है, प्लांट बॉडी के अंदर कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्ट्स ज़्यादा है। सो वाटर ऑटोमेटिकली बाहर से प्लांट के अंदर डिफ्यूज़ होगा, उसकी ऑस्मोसिस होगी। सो प्लांट्स में एक्सेसिव वाटर को रिमूव करना है, उसके लिए क्या होगा कि इन प्लांट्स में जो स्टोमेटा है वो एक तो बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद होंगे, और दूसरी एडाप्टेशन के लिए स्टोमेटा लीफ के लोअर सरफेस पर नहीं होंगे बल्कि लीफ के अपर सरफेस पर होंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को रिमूव कर सकें। उसके बाद आ जाता है ज़ेरोफाइट्स। ज़ेरो मीन्स ये ज़ेरिक से है, XERIC, और ज़ेरिक का मतलब होता है ड्राई। जैसे सहरा है वो एक ज़ेरिक इन्वायरमेंट है, ड्राई इन्वायरमेंट है, वहाँ पानी की बहुत किल्लत होती है।
सो ज़ेरोफाइट्स वो प्लांट्स जो कि बहुत ज़्यादा ड्राउट वाले एरियाज में, ड्राई इन्वायरमेंट्स में रहते हैं। अब चूँकि ये ड्राई इन्वायरमेंट में रहते हैं, इनके पास हर वक्त पानी की कमी रहती है, तो इनके अडेप्टेशंस क्या होंगी? इनके अडेप्टेशंस कुछ इस तरह से होंगे कि ये मैक्सिमम वाटर लॉस को प्रिवेंट कर सकें। ज़ेरोफाइट्स में एग्जांपल्स आपने देखी ही होंगी, जितने भी कैक्टस प्लांट्स हैं, सक्यूलेंट प्लांट्स, वो सारे ज़ेरोफाइट्स में आते हैं। अब इनकी अडेप्टेशंस क्या है कि इनमें स्टोमेटा की जो तादाद है वो बहुत कम होगी और इनकी जो रूट्स हैं उसमें स्पेशल अडेप्टेशन होगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब कर सके दूसरे प्लांट्स की निस्बत। अब ये जो लेस नंबर ऑफ स्टोमेटा है, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि ट्रांसपायरेशन के ज़रिए से जो वाटर इवेपोरेट होता है प्लांट की बॉडी में से, उस वाटर लॉस को मिनिमाइज किया जा सके। और रूट्स इनकी डीप होती हैं, प्लस ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब कर सकती हैं, ताकि जब कभी बारिश हो, बहुत अरसे बाद बारिश होती है सहराओं में, सो जब बारिश हो तो ये प्लेंटी ऑफ वाटर एब्जॉर्ब करें और उसको स्टोर करके रख लें। फिर इनके जो पेरेन्काइमा सेल्स हैं, स्टेम्स में भी और रूट्स में भी, जो कि सपोर्टिव सेल्स हैं, उनकी भी एक और अडेप्टेशन है कि वो ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर को स्टोर कर सकते हैं। और इसी वजह से आपने देखा हो कि जितने भी सक्यूलेंट प्लांट हैं, फॉर एग्जाम्पल एलोवेरा को ही ले लें आप, उसकी लीव्स को अगर आप तोड़ें या उस प्लांट को अगर आप तोड़ें तो उसके अंदर से आपको फ्लूइड मिलेगा, प्लेंटी ऑफ वाटर उसके अंदर स्टोर्ड रहता है। सो दिस वॉज ज़ेरोफाइट्स। उसके बाद आ जाते हैं हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स हेलोजेंस से मिलता जुलता वर्ड है। हेलोजेंस वो एलिमेंट्स हैं जो कि सॉल्ट्स की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं। सो हेलो इज समवॉट लिंक्ड विथ सॉल्ट्स। और आपको पता है कि जो समंदर का पानी है वो बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड होता है विथ सॉल्ट्स, उसमें सॉल्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। सो हेलोफाइट्स मीन्स वो प्लांट्स जो समंदर में पाए जाते हैं। पेज नंबर 21 आपको फिगर 11.4 में इन तीनों ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स की एग्जाम्पल्स इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर दी गई है, ताकि आप इजीली याद कर सकें। हेलोफाइट्स में कौन से प्लांट्स आ जाते हैं? हेलोफाइट्स में सी ग्रासेस आ जाती हैं। अब इनकी प्रॉब्लम क्या है? ये साल्टी एनवायरनमेंट में रहते हैं, सो इनकी अडेप्टेशंस ऐसी होंगी कि ये उस सॉल्टी एनवायरनमेंट में एडजस्ट कर सकें। अब होता क्या है कि सी वाटर में सॉल्ट की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द सॉल्ट कंसनट्रेशन इनसाइड द बॉडी ऑफ द प्लांट। सो क्या होगा कि समंदर में से सॉल्ट्स खुद ब खुद डिफ्यूज़ करके प्लांट की बॉडी में अंदर जाते जाएंगे, जिसकी वजह से प्लांट के अंदर सॉल्ट की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगी, जो प्लांट के लिए ठीक नहीं है। सो प्लांट क्या करता है? प्लांट्स के अंदर, प्लांट सेल्स के अंदर वैक्यूल्स होते हैं। प्लांट्स क्या करते हैं कि मैक्सिमम सॉल्ट्स को एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए से उन वैक्यूल्स के अंदर पंप कर देते हैं। अब वो जो एक्सेस सॉल्ट आ रही है बाहर से, वो मुसलसल साथ ही वैक्यूल्स के अंदर स्टोर हो रही है। अब जो सॉल्ट्स इन वैक्यूल्स के अंदर चले जाएंगे वो उस वैक्यूल में से बाहर अब नहीं आ सकते, क्योंकि वैक्यूल की मेम्ब्रेन इनकी ऐसी होती है कि सॉल्ट्स को अंदर तो जाने देती है लेकिन सॉल्ट्स को बाहर नहीं निकलती। सो जो वैक्यूल के अंदर का जो सैप है, जो एक लिक्विड है, वो इवन सी वाटर से भी ज़्यादा हाइपरटोनिक है, मीन्स उसमें सॉल्ट की कंसनट्रेशन सी वाटर से भी ज़्यादा होगी। इसीलिए जो सी फूड है वो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स को अलाउ नहीं किया जाता।
सो इस तरह से सॉल्ट की कंसनट्रेशन को ये जो समंदर वाले प्लांट्स हैं, हेलोफाइट्स हैं, ये मेंटेन करते हैं। इसके बाद पेज नंबर 21 पर ही आपको मिलेगा होम्योस्टेसिस इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में होम्योस्टेसिस कैसे होती है? सबसे पहले ह्यूमंस में लंग्स होते हैं जो कि एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के लिए टॉक्सिक होती है अगर रिमूव ना की जाए। बॉडी के पीएच को कार्बोनिक एसिड के फॉर्म में ये अल्टर कर देती है, जिससे सडन डेथ हो सकती है। लंग्स के बारे में चैप्टर नंबर 10 में डिटेल दी हुई है। फिर स्किन के क्या क्या फंक्शंस हैं होम्योस्टेसिस में? थर्मोरेगुलेशन करती है प्लस ऑस्मोरेगुलेशन। थर्मोरेगुलेशन कैसे करती है? आपको जब गर्मी लगती है तो आपको स्वेटिंग होती है, पसीना आता है, पसीना इवेपोरेट होता है, तो क्या होता है? इवेपोरेशन एक कूलिंग प्रोसेस है, तो बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल पर आ जाता है। ऑस्मोरेगुलेशन में किस तरह से इन्वॉल्व है? आपने देखा होगा कि पसीने में सिर्फ पानी नहीं होता, बल्कि पसीने में सॉल्ट्स भी होते हैं। कुछ अमाउंट ऑफ सॉल्ट्स भी स्वेट में मौजूद होते हैं। सो इस तरह से पानी के साथ सॉल्ट्स भी रिमूव हो रहे हैं, और पानी के साथ सॉल्ट्स का रिमूव होना क्या कहलाता है? ऑस्मोरेगुलेशन। फिर इसके बाद किडनी एक और मेजर ऑर्गन है। इनका काम क्या है? एक्सक्रीशन। इस तरह से एक्सक्रीशन हमने पढ़ा था कि मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी में से रिमूव करना होता है। हमारी बॉडी का मेटाबॉलिक वेस्ट है यूरिया। किडनी क्या करता है? यूरिया को यूरिन की फॉर्म में फिल्टर करके बॉडी में से रिमूव कर देता है। प्लस किडनी ऑस्मोरेगुलेशन में भी इन्वॉल्व होती है। कैसे? क्योंकि यूरिन में सिर्फ और सिर्फ यूरिया तो नहीं होता, यूरिन में वाटर भी होता है, और वाटर के साथ साथ सॉल्ट्स भी होते हैं। सो इस तरह से किडनी ऑस्मोरेगुलेशन में भी अपना रोल प्ले करती है। ये ह्यूमंस के कुछ मेजर ऑर्गन्स हैं जो कि होम्योस्टेसिस में अपना रोल प्ले करते हैं। ये टॉपिक्स इन डिटेल्स के साथ आपको मिलेंगे चैप्टर नंबर 20 पेज नंबर 21 एंड पेज नंबर 22 पर। इनमें से स्किन पर शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि स्किन का ह्यूमंस में होम्योस्टेसिस का रोल किस तरह से है। किडनी पर आ सकता है कि किडनी ह्यूमंस में किस तरह से होम्योस्टेसिस अपना रोल प्ले करती है। इसी तरह से लंग्स पर भी आ सकता है, या फिर होम्योस्टेसिस इन ह्यूमन पर एक पूरा लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। तो आपने दोनों तरह से इसको प्रिपेयर करना है। इसी तरह से ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट्स इन प्लांट्स एक कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, या फिर सिर्फ और सिर्फ हेलोफाइट्स पर शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, या फिर सिर्फ ज़ेरोफाइट्स पर, या फिर सिर्फ हाइड्रोफाइट्स पर एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। सो आपने इन प्लांट्स को डिफाइन करना है कि कौन से प्लांट्स हैं, इनकी एग्जांपल्स आपको आनी चाहिए, और इनके एडाप्टेशंस क्या क्या हैं अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट सेक्शन में किडनी का रोल है, जो कि बहुत ज़्यादा डिटेल में दिया हुआ है इस चैप्टर में। इस चैप्टर में अगर डिटेल में ह्यूमन होम्योस्टेसिस का मैकेनिज्म दिया हुआ है, तो नंबर 1 पे स्किन है, जिसके आपको कुछ डिटेल दी गई है कि किस तरह से स्किन होम्योस्टेसिस में इन्वॉल्व है। और ह्यूमन्स का जो दूसरा ऑर्गन है दैट इज़ किडनी, जिसकी सबसे ज़्यादा डिटेल दी गई है कि वो किस तरह से होम्योस्टेसिस में अपना रोल प्ले करती है। सो किडनी का होम्योस्टेसिस में रोल किस तरह से है, कैसे है, इस चीज़ को समझने के लिए पहले हमने किडनी का स्ट्रक्चर देखना होगा और यूरिनरी सिस्टम को समझना होगा। यूरिनरी सिस्टम, ह्यूमन का जो यूरिनरी सिस्टम है उसकी फिगर आपको 11.6 फिगर में दी गई है, पेज नंबर 22। आपकी यूरिनरी सिस्टम में 2 किडनीज होती हैं, हर किडनी से एक यूरेटर, और दोनों यूरेटर्स पे
यूरिनरी ब्लैडर में आकर ओपन होते हैं। यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन कुछ देर के लिए स्टोर होता है और फिर एक स्पेसिफिक लेवल तक पहुंचने के बाद आपको इम्पल्स मिलता है यूरिनेशन का, और यूरिनेशन के दौरान वो यूरिन जो यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर था वो यूरिथ्रा के ज़रिए से बाहर एनवायरनमेंट में चला जाएगा। ये तो हो गया यूरिनरी सिस्टम जिसके अंदर किडनी लगी हुई है और अपना रोल प्ले कर रही है। अब किडनी किस तरह से परफॉर्म करती है उसके लिए किडनी का स्ट्रक्चर समझना, किडनी की एनाटॉमी को समझना ज़रूरी है। किडनी की एनाटॉमी या स्ट्रक्चर आपको पेज 23 फिगर 11.7 में दिया गया है विथ लेबल्ड डायग्राम। सो ह्यूमन किडनी एक बीन शेप्ड ऑर्गन है। सबसे पहले इसका आउटर रीजन है जो बाहर की तरफ का हिस्सा है, इसको हम कहते हैं रीनल कॉर्टेक्स, और जो अंदर की तरफ का इसका टिश्यू है या रीजन है इसको हम कहते हैं रीनल मेड्यूला। फिर इसमें आपको एक सीक्वेंस में पायरामिड्स की तरह के स्ट्रक्चर्स नजर आएंगे, कोन्स की तरह के, जो कि पायरामिड्स से इनकी शेप मिलती जुलती है। इनको हम क्या कहते हैं? रीनल पायरामिड्स। ये रीनल पायरामिड्स ही हैं जिनके अंदर किडनी का स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट मौजूद है, वो यूनिट जो कि एक्चुअली यूरिन फॉर्मेशन करता है। हर पायरामिड के अंदर बहुत सारे यूनिट्स होंगे और उन यूनिट्स को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का फंक्शन क्या है? नेफ्रॉन जो कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किडनी का, इसलिए जो असल में किडनी का फंक्शन है यूरिन फॉर्मेशन, वो फंक्शन कौन परफॉर्म करता है? वो इसके अंदर जो यूनिट्स मौजूद हैं, जो नेफ्रॉन्स मौजूद हैं, एक्चुअली वो नेफ्रॉन्स यूरिन फॉर्मेशन करते हैं। अब हर नेफ्रॉन के अंदर बहुत बड़ी तादाद में हर रीनल पायरामिड के अंदर बहुत बड़ी तादाद में नेफ्रॉन्स मौजूद हैं। हर नेफ्रॉन अपना अपना यूरिन बनाएगा एक पायरामिड के अंदर, और फिर उन सब नेफ्रॉन्स का यूरिन कलेक्टिंग डक्ट से इस रीजन में आ जाएगा, और इस रीजन को हम क्या कहते हैं? जो कि एक फनल शेप रीजन है। नीचे से ये ट्यूब है लेकिन यहाँ पर ये फनल की तरह है, इसको कहते हैं रीनल पेल्विस। यहाँ पर आकर इन तमाम पायरामिड्स का यूरिन कलेक्ट होता है। रीनल पेल्विस से फिर यूरिन मूव करता है टुवर्ड्स यूरेटर, जो कि एक ट्यूब की तरह का स्ट्रक्चर है। यूरेटर से फिर फाइनली ये यूरिन ऑनवर्ड मूव करता है टुवर्ड्स द यूरिनरी ब्लैडर। फिर इसी जगह जहाँ पर रीनल पेल्विस मौजूद है, एक रीनल आर्टरी अंदर जा रही है जो कि इस पूरे रीजन को ब्लड सप्लाई करती है। इसी तरह से इस पूरे रीजन में से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बाहर लेकर जाती है रीनल वेन। ये होगी किडनी की एनाटॉमी। अब यूरिन फॉर्मेशन को समझने के लिए हमें नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर और नेफ्रॉन की फंक्शनिंग को समझना होगा। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर विथ लेबल्ड डायग्राम आपको फिगर 11.8 में गिवन है, पेज नंबर 24। आप इसको ओपन कर लें और साथ साथ आप इस फिगर को फॉलो करें। जी, फिगर 11.8 द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन आपने ओपन कर ली है पेज नंबर 24 पर। अब इसमें सबसे पहले आपको एक डॉट लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ठीक है। ये क्या है? ये एक आप गुच्छा कह लें ब्लड कैपिलरीज का। इसको हम क्या कहते हैं? इस डॉट को, जो कि सर्कुलर फॉर्म में आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, इसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। ठीक हो गया? ग्लोमेरुलस चूँकि ये एक एग्रीगेशन है ब्लड वेसल, ब्लड कैपिलरीज की। यहाँ से आप देखेंगे ये एक छोटी सी ब्लड कैपिलरी या आर्टरियोल मूव करके आ रही है, जो कि फिर कैपिलरी नेटवर्क में कन्वर्ट हो गई है।
एग्रीगेटेड फॉर्म में, जिसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं, और इसको हम कहते हैं आर्ट्रियोल। फिर यहाँ से इस एग्रीगेशन में से ब्लड फ्लो करने के बाद वापस निकलेगा थ्रू द विनियोल, VEINOLE, विनियोल, ARTERIOLE, आर्ट्रियोल। सो ग्लोमेरुलस में ब्लड मूव कर रहा है, और ये क्या है, ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर, ये ब्लड कैपिलरीज का एक गुच्छा है, एक एग्रीगेशन है। इसके नीचे आपको मून की तरह का एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, कप की तरह का। इसको हम क्या कहते हैं, बोमैन्स कैप्सूल। अब होता क्या है कि ब्लड कैपिलरीज में चूंकि ब्लड मूव कर रहा है, सो ब्लड प्रेशर की वजह से ब्लड कैपिलरीज में से ब्लड फिल्टर होकर बोमैन्स कैप्सूल में आ जाता है। उस फिल्ट्रेट में पानी भी होगा, बहुत सारा शुगर्स भी होंगी और सॉल्ट्स भी होंगे। यहाँ से आगे यही फिल्ट्रेट मूव करता जाएगा, इसमें कुछ चेंजेस होती जाएंगी, और फिर ये फाइनली यही फिल्ट्रेट जो ब्लड में से निकला है ये यूरिन में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, अब बोमैन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस, इन दोनों को कंबाइन करके क्या कहते हैं, रीनल कॉर्पसल्स। कॉर्पसल्स ज़रात को कहते हैं, और इसको रीनल कॉर्पसल इसलिए कहते हैं इन दोनों को क्योंकि ये छोटे से आप एक दाने की शक्ल में इसको कह लें कि मौजूद होते हैं, ट्यूब की फॉर्म में नहीं होते। यहाँ से बोमैन्स कैप्सूल से ये फिल्ट्रेट आगे मूव करेगा। पहले ये प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, यहाँ से मूव करेगा, कुछ चेंजेस आएंगे, फिर लूप ऑफ हैनल से मूव करेगा, और फिर ये डिस्टाल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रोक्सिमल मीन्स करीब, डिस्टाल मीन्स दूर। अब ये जितना भी स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, ये एक ट्यूब होती है जिसको हम ट्यूब्यूल कहते हैं, और चूँकि ये यूरिन फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है, इसलिए हम इस ट्यूब्यूल को क्या कहेंगे, इस ट्यूब्यूल को हम कहेंगे रीनल ट्यूब्यूल। सो पहले रीनल कॉर्पसल्स और फिर रीनल ट्यूब्यूल के डिफरेंट पार्ट्स। रीनल कॉर्पसल के दो पार्ट्स हैं, ग्लोमेरुलस एंड बोमैन्स कैप्सूल, और रीनल ट्यूब्यूल के 3 पार्ट्स हैं, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हैनल एंड डिस्टाल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब यूरिन की फॉर्मेशन 3 स्टेप्स में होती है। स्टेप नंबर 1 फिल्ट्रेशन, स्टेप नंबर 2 सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, और स्टेप नंबर 3 ट्यूब्यूलर सिक्रेशन। ये जो यूरिन फॉर्मेशन का प्रोसेस है या मैकेनिज्म है, ये आपको पेज नंबर 24 पर ही डिटेल से दिया हुआ है। सो यूरिन फॉर्मेशन में कितने स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले प्रेशर फिल्ट्रेशन कहाँ पर होगी, रीनल कॉर्पसल में होगी। फिल्ट्रेट बोमैन्स कैप्सूल में आ जाएगा, कहाँ से, ग्लोमेरुलस में से। सो ये प्रेशर फिल्ट्रेशन होगी। इसको प्रेशर फिल्ट्रेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि ब्लड कैपिलरीज में ब्लड प्रेशर की वजह से ब्लड में से कुछ चीज़ें फिल्टर होकर बोमैन्स कैप्सूल में आ जाएंगी। फिर उसके बाद है सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन कहाँ कहाँ होती है, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन पहले तो प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में होगी, फिर लूप ऑफ हैनल में होगी, और फिर डिस्टाल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में होगी। अभी हम इसकी डिटेल को देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम थर्ड स्टेप को देख लेते हैं कि थर्ड स्टेप क्या है। थर्ड स्टेप इज ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। इस ट्यूब्यूल के अंदर कुछ चीज़ें सिक्रेट की जाएंगी, खारिज की जाएंगी, मीन्स कि इसके सराउंडिंग में आपको ब्लड वेजल्स मिलेंगी। अगर आप फिगर 11.9 में देखें फंक्शनिंग ऑफ किडनी, पेज नंबर 25 पे, तो ये जितना भी रीनल ट्यूब्यूल है इसके आस पास ब्लड कैपिलरीज होंगी, ठीक है। उन ब्लड कैपिलरीज में से कुछ चीज़ें खारिज करके इस ट्यूब्यूल के अंदर डाल दी जाएंगी। सो इसको हम कहेंगे ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। सो सबसे पहले क्या हुआ, प्रेशर फिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और फिर ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। ये 3 स्टेप्स हैं जिसमें यूरिन बनेगा। प्रेशर फिल्ट्रेशन को हमने देख लिया डिटेल से। अब हम डिटेल से देखते हैं सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन को। जो फिल्ट्रेट बना था बोमैन्स कैप्सूल में, वो फर्दर मूव करेगा टुवर्ड्स प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और यहाँ पर आकर इस प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में बहुत सारी चीज़ें
रीएब्जॉर्ब हो जाएंगी। ये जो रीएब्जॉर्प्शन हो रही है इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, यहाँ पर जो रीएब्जॉर्प्शन हो रही है उसमें ग्लूकोज है, वाटर है और कुछ सॉल्ट्स हैं। यहाँ पर रीएब्जॉर्प्शन हो गई, उसके बाद यही फिल्ट्रेट फर्दर मूव करेगा लूप ऑफ हैनल में। लूप ऑफ हैनल के दो पार्ट्स हैं, एक डिसेंडिंग लिम्ब और एक असेंडिंग लिम्ब। डिसेंडिंग लिम्ब में जब ये फिल्ट्रेट मूव कर रहा होगा तो इसमें से वाटर रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। रीअब्जॉर्ब होकर कहाँ जाएगा, सराउंडिंग में जो ब्लड कैपिलरीज हैं उनमें वापस चला जाएगा ब्लड के अंदर। और जब असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनल में से ये फिल्ट्रेट मूव करेगा तो आयंस की या सॉल्ट्स की रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगी। यहाँ से लूप ऑफ हैनल से आगे मूव करेगा डिस्टाल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की तरफ, जहाँ पर इस फिल्ट्रेट में से मज़ीद पानी एब्जॉर्ब हो जाएगा। सो इस पूरे सफ़र में यहाँ से स्टार्ट करके चलते चलते यहाँ तक 99% ऑफ द फिल्ट्रेट रीएब्जॉर्ब हो चुका है। फिर उसके बाद यही इसी ही दौरान एक थर्ड स्टेप होता है, दैट इज़ ट्यूबुलर सिक्रीशन। ट्यूबुलर सिक्रीशन में क्या होता है कि डिफरेंट आयंस हैं, क्रिएटिनिन है, यूरिया, ये तीन चीज़ें ब्लड वेसल्स में से मूव करवा के इस ट्यूब्यूल के अंदर डाल दी जाती हैं ताकि ये जो फिल्ट्रेट है इसकी पीएच इफेक्ट ना हो। पीएच इफेक्ट होगी तो ये ट्यूब्यूल का टिश्यू है वो डैमेज हो जाएगा। सो ये तीन स्टेप्स हो गए। इन तीन स्टेप्स के होने के बाद जो फिल्ट्रेट मूव करेगा कलेक्टिंग डक्ट में, उसको हम कहेंगे कि ये यूरिन है। कलेक्टिंग डक्ट से ये यूरिन फिर फाइनली यूरेटर में जाएगा, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में, यहाँ से भी अगर आप देखें यूरेटर से फाइनली यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा के थ्रू बाहर एनवायरनमेंट में चला जाएगा। अच्छा, अब यहाँ से जो रीएब्जॉर्प्शन है इस फिल्ट्रेट में से कुछ चीज़ें दोबारा से रीएब्जॉर्ब करके ब्लड में भेज देना कैसे होगा, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये तीन मैकेनिज्म्स हैं। फिर क्वेश्चन आ जाता है कि किडनी किस तरह से होम्योस्टेसिस में इन्वॉल्व है इन ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन मीन्स रेगुलेशन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट कंसंट्रेशन इन द बॉडी। पेज नंबर 25 के बॉटम पर देखें आपको हेडिंग दी हुई है और पेज नंबर 26 के स्टार्ट में ही आपको इसकी डिटेल दी हुई है। जब बॉडी में पहले ही पानी ज़्यादा होगा तो ग्लोमेरुलस से ज़्यादा फिल्टर होगा बट रीएब्जॉर्प्शन कम कर दी जाएगी। सो जो यूरिन बनेगा वो डाइल्यूट होगा, उसमें पानी ज़्यादा होगा। लेकिन अगर बॉडी में पहले डिहाइड्रेशन है, पानी की कमी है, तो जो यूरिन बनेगा उसमें से मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन करवाई जाएगी और जो यूरिन बनेगा उसमें पानी कम होगा। अब यूरिन में अगर पानी कम है तो उसको हम कहते हैं हाइपरटोनिक मीन्स, हाइपर मीन्स हाई, टॉनिक मीन्स सॉल्ट, हाइपरटोनिक मीन्स हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन। और हाइपोटोनिक कब होगा, जब यूरिन पतला होगा, यूरिन में पानी ज़्यादा होगा, तो हम उसको कहेंगे कि ये हाइपोटोनिक यूरिन है। हाइपो मीन्स कम, थोड़ा या पीछे, बैक। हाइपो मीन्स कम, टोनिक मीन्स सॉल्ट कंसंट्रेशन। सो हाइपोटोनिक यूरिन कब बनेगा, जब बॉडी में पानी ऑलरेडी ज़्यादा होगा और ज़्यादा से ज़्यादा पानी को रिमूव करना पड़े। अब आ जाता है हमारा लास्ट सेक्शन, चैप्टर नंबर 11 होम्योस्टेसिस का, दैट इज़ डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी। किडनी के डिसऑर्डर्स क्या है, किडनी की खराबियाँ या बीमारियाँ कौन कौन सी हैं। नंबर 1 किडनी स्टोन्स, नंबर 2 किडनी फेलियर। किडनी स्टोन्स, जैसे कि इसके नाम से ही जाहिर है, इसमें होता क्या है कि किडनी के अंदर स्टोन्स बन जाती हैं। किडनी के अंदर स्टोन्स क्यों बनती हैं, यूरिन फॉर्मेशन में हमने पढ़ा था कि ग्लोमेरुलस से ब्लड फिल्टर होता है, इसमें सॉल्ट्स भी होते हैं और ये फिल्ट्रेट फाइनली रीनल ट्यूब्यूल्स में से पास होते होते रीनल पेल्विस तक जाता है। अब अगर आप प्लेंटी ऑफ वाटर नहीं पीते, अगर आप कम पानी पीते हैं तो सॉल्ट्स
जो कि फिल्टर होती हैं किडनी के अंदर, नेफ्रॉन के अंदर फ्रॉम द ग्लोमेरुलस, वो सॉल्ट्स क्या होंगे, रीनल ट्यूब्यूल के अंदर कंसनट्रेटेड हो जाएंगे। क्यों होंगे? क्योंकि नेफ्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा पानी को तो रीअब्जॉर्ब कर लेगा पानी की कमी पूरी करने के लिए, क्योंकि आप पानी प्रॉपर नहीं पी रहे। पीछे जो सॉल्ट्स रह जाएंगे यूरिन के अंदर वो कंसनट्रेटेड होंगे, और हमें ये पता है कि कंसनट्रेटेड सॉल्ट सोल्यूशन उसमें सॉल्ट्स क्रिस्टलाइज हो जाते हैं। सो ये जो क्रिस्टल्स बनेंगी सॉल्ट्स की, ये डिपॉजिट होते होते स्टोन्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। दैट्स वाई ज़्यादा पानी पीना बहुत इम्पॉर्टेंट है किडनीज की हेल्थ के लिए। अब अगर किसी को किडनी स्टोन हो जाए तो उसके ट्रीटमेंट क्या है? नंबर 1, लिथोट्रिप्सी। लिथो मीन्स स्टोन, ट्रिप्सी मीन्स कटिंग और ब्रेकिंग। लिथोट्रिप्सी में बॉडी के बाहर से ही शॉक वेव्स को डायरेक्ट किया जाता है किडनी के ऊपर जहाँ स्टोन मौजूद होता है। उन शॉक वेव्स की वजह से वो जो स्टोन है वो सैंड के पार्टिकल्स में, छोटे छोटे ज़रात में टूटकर यूरिन के साथ रिमूव हो जाता है। और लिथोट्रिप्सी के दौरान भी पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने का कहा जाता है ताकि वो जो ब्रोकन स्टोन है वो इजीली रिमूव हो सके। उसके बाद दूसरा जो ऑप्शन है, जो कि अब ओल्ड एज हो गया है, ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं किया जाता, ये है सर्जिकल रिमूवल ऑफ द किडनी स्टोन। इसमें किडनी की सर्जरी की जाती है, आपकी बॉडी को कट किया जाता है, किडनी को ओपन किया जाता है और किडनी में से सर्जिकली वो स्टोन बाहर रिमूव कर लिया जाता है। फिर आ जाता है किडनी फेलियर। किडनी फेलियर क्या है? जब किडनी इस काबिल नहीं होती कि वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर सके, चाहे पार्शली या कंप्लीट फेलियर, उसको हम कहते हैं किडनी फेलियर। किडनी फेलियर के काजेस क्या क्या हो सकते हैं? डायबिटीज़ हो सकती है, हाइपरटेंशन हो सकती है, कोई एंटीबायोटिक ओवरडोज ले ली है आपने तो उसकी वजह से भी किडनीज फेल हो सकती हैं। फिर उसका ट्रीटमेंट क्या है? नंबर 1, डायलिसिस, और ये परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है। डायलिसिस में 2 टाइप्स हैं, पेरिटोनियल डायलिसिस और हेमोडायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस में आपकी जो पेरिटोनियल कैविटी है, आपके फूड ट्रैक्ट के सराउंडिंग, आपके गट के सराउंडिंग एक खाली स्पेस है। आपकी एब्डोमिनल स्किन को, जो लेयर है स्किन की, उसको कट किया जाता है, उसमें कैथेटर लगाया जाता है और उस कैथेटर में से फ्लूइड डाल के उस कैविटी को भर दिया जाता है। उस कैविटी में रिच सप्लाई होती है ब्लड कैपिलरीज की। सो उस कैविटी के अंदर क्या होगा? ब्लड कैपिलरीज में से वेस्ट मटेरियल्स, मेटाबॉलिक वेस्ट इस फ्लूइड के अंदर आ जाएंगे। कुछ देर के बाद ये फ्लूइड वापस निकाल लिया जाएगा। फिर दूसरा है हेमोडायलिसिस। इसके लिए पेशेंट को एक अटेंडेंट के साथ हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। अटेंडेंट उसका फैमिली मेम्बर भी हो सकता है, फ्रेंड भी हो सकता है। हॉस्पिटल में एक डायलिसिस मशीन होगी जिसमें ट्यूब्स होंगी और उस ट्यूब्स के बाहर साफ लिक्विड होगा। उस ट्यूब्स में से पेशेंट का ब्लड पास करवाया जाएगा और दूसरे एंड से वापस मशीन से निकल के वो ब्लड दूसरे ब्लड वेसल में दोबारा से पेशेंट को इंजेक्ट किया जाएगा। अब होगा क्या? मशीन के अंदर जब ब्लड पास कर रहा होगा तो उस ब्लड में से, ब्लड चूँकि उन ट्यूब्स के अंदर है, सराउंडिंग में फ्लूइड है, सो उन ट्यूब्स में से ब्लड के अंदर जितना भी मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल है वो निकल के सराउंडिंग फ्लूइड में चला जाएगा। इस तरह से ब्लड वेस्ट, मेटाबॉलिक वेस्ट से साफ कर दिया जाता है आर्टिफिशियली। आप कह सकते हैं कि डायलाइजर मशीन एक आर्टिफिशियल किडनी है। फिर इसका किडनी फेलियर का जो एक और ट्रीटमेंट है, जो लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट है, मेजॉरिटी 10 से 15 साल तक ये तरीका कारगर रहता है। इसमें क्या होता है? डोनर चाहिए होता है, डोनर से किडनी निकाल के पेशेंट में ट्रांसप्लांट कर दी जाती है। वो डोनर अलाइव भी हो सकता है, जिंदा इंसान की भी हो सकती है, और अगर कोई डिसीज्ड है, अगर किसी की डेथ हो चुकी है, उसकी किडनी निकाल ली गई थी और उसको प्रिजर्व कर दिया गया था, तो वो किडनी भी ट्रांसप्लांट की जा सकती है। किडनी में ज़रूरी नहीं है कि ट्रांसप्लांट जो है वो सेम मिलता जुलता ऑर्गन हो या रिलेटिव्स का हो, ये गैरों का भी किडनी हो सकता है।
ट्रांसप्लांट के बाद ये किडनी 10 से 15 साल तक काम कर सकती है अगर ये पेशेंट एहतियात करे। एहतियात क्या करनी होती है? इस पेशेंट को इम्यूनोसप्रेसेंट दिए जाते हैं इसके इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने के लिए, ताकि इसका इम्यून सिस्टम इस ट्रांसप्लांटेड किडनी को डिस्ट्रॉय ना कर सके, जिसकी वजह से पेशेंट को बहुत ज़्यादा एहतियात करना पड़ती है। उसको बाहर खुली खुराक नहीं खानी पड़ती, उसको अवॉइड करना पड़ता है, बल्कि घर का साफ़ सुथरा खाना खाना होता है। पानी उसको साफ़ सुथरा बॉइल्ड और पैथोजन से पाक पीना पड़ता है, क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम कमज़ोर कर दिया गया होता है ताकि उसकी किडनी सर्वाइव कर सके। So this was all about chapter number 11 of 10th class biology. The chapter name is homeostasis. I hope आपको मेन कंसेप्ट समझ आ गया होगा। जितनी भी डिटेल्स मैंने बताई हैं वो सब डिटेल्स बुक में गिवन है। आई होप आपको उन सब चीज़ों की समझ आ गई होगी। अब आपने उसी इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करना है अपने लिए, डिफरेंट जगहों पे हेडिंग्स देनी है और डिफरेंट क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है। मोस्टली किडनी डिसऑर्डर्स पर भी क्वेश्चन आ जाता होता है, इसमें से किडनी ट्रांसप्लांट पर भी आ सकता है, या ओवरऑल किडनी फेलियर और उसके ट्रीटमेंट्स पर भी आ सकता है, डायलिसिस पर भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में। सो अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिएगा आप इस लेसन को और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।